कई विद्यार्थी लोग मुझे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। थिएटर आर्किटेक्चर में नाट्यगृह की रचना बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। प्रेक्षक और रंगमंच के ऊपर वाले कलाकार और टेक्नीशियंस, उनकी एंट्री, एग्जिट्स, एकॉस्टिक्स, बैठने की व्यवस्था, मेकअप रूम्स, बर्ड्स आई स्पेस, साइक्लोरामा, विंग्स, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी नाट्यगृह बनाया जाता है। इनका जो अभ्यास है, इसको कहते हैं थिएटर आर्किटेक्चर। लेकिन खास तौर पे कुछ प्रकार थिएटर आर्किटेक्चर के हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ स्टेज? अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो स्टेज इज एन एरिया वेयर द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस. So it can be an elevated space या an isolated space from the audience. जहां कहीं भी नाटक घटता है, नाटक की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, उस एरिया को स्टेज या रंगमंच कहा गया है। अब रंगमंच और मानव का संबंध बहुत पुराना है। कुछ जिक्र हमें इतिहास संशोधन में मिलते हैं, लेकिन अगर गुफाओं के आदमियों की बात करें, गुफाओं के मानव की बात करें, तो लखनपुर जिले में राजगढ़ के पहाड़ों में एक सीताबेंगा नाम की गुफा मिली है, जो मेरे ख्याल से ईसा पूर्व 3री शताब्दी की है, जिसमें एक राउंड शेप वो गुफा है और उसमें स्टेप्स, ऐसे 3 स्टेप्स नजर आते हैं। उसके साइड में भी एक गुफा है जिसका नाम है जोगी मारा, उसमें एक शिलालेख भी पाया गया है। तो इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वहां पे नाटक या नृत्य या गायन, इनके दर्शन और परफॉर्मेंसेस होते थे। हमारे भारत की नाट्य परंपरा हजारों साल पुरानी है, ये हम सब जानते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूं कि भारत ने जो दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ दिया है, वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में भी नाटक गृहों की रचनाओं के बारे में काफी सारा अध्याय लिखा गया है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियम्स के बारे में नाट्यशास्त्र में चर्चाएं मिलती हैं। एक है विकृष्ट मध्यम। विकृष्ट मध्यम, ये जो ऑडिटोरियम हुआ करता था वो रेक्टेंगुलर होता था। रेक्टेंगुलर में सबसे पीछे होता था नेपथ्य गृह, फिर उसके आगे होता था रंगशीर्ष, और उसके आगे होता था रंगपीठ, और रंगपीठ के आगे एक स्क्वायर बड़ा सा होता था जिसको प्रेक्षक गृह, यानी जहां ऑडियंस बैठती थी। रंगशीर्ष और रंगपीठ सेंटर में होते थे, जिसके पीछे नेपथ्य गृह होता था, और दोनों तरफ होते थे मत्तवारणी। और ये जो पूरा ऑडिटोरियम है वो होता था रेक्टेंगुलर, इसके लिए इसे कहते हैं विकृष्ट मध्यम। और इन्हीं घटकों को लेकर एक और ऑडिटोरियम होता था जो होता था स्क्वायर, जिसको बोलते हैं चतुरस्त्र, यानी चारों ओर से जो सेम है। और इन्हीं एलिमेंट्स को लेके एक और प्रकार का ऑडिटोरियम होता था जो होता था त्रिस्त्र, यानी तिकोना, ट्रायंगुलर। बट द एलिमेंट्स ऑफ द theater architecture included in these all the various shapes
which were नेपथ्य गृह, रंगशीर्ष, रंगपीठ, प्रेक्षक गृह और मत्तवारणी। इनके मेजरमेंट्स भी भरत मुनि साहब ने बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। यहाँ पे कौन कहाँ बैठेगा, किस वक्त बैठेगा, किस वक्त किसकी एंट्री होगी, एक्टर्स कहाँ पे बैठेंगे, एक्टर्स रंगमंच पर कहाँ से आएंगे, कोरस कहाँ बैठेगा, वाद्य वृंद कहाँ बैठेंगे, ऑडियंस में भी राजा कहाँ बैठेंगे, सरदार कहाँ बैठेंगे, राज्य दरबार के इंपॉर्टेंट लोग कहाँ बैठेंगे, क्रिटिक्स कहाँ बैठेंगे। क्रिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था और क्रिटिक्स के अनुसार नाटक वालों को कुछ इनाम भी दिया करते थे, जिसको बोलते हैं पताका या अ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन। और फिर वेश्याएं कहाँ बैठेंगी या फार्मर्स कहाँ बैठेंगे, सेवक, दास, ऐसे अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये था एक एलिमेंट ऑफ थिएटर आर्किटेक्चर इन भरत मुनि's नाट्यशास्त्र। इसके बाद जो रंगमंच के प्रकार हैं जो हमने लेने चाहिए वो है ग्रीक रंगमंच और ग्लोब, यानी शेक्सपियरियन के दौरान जो स्टेज होते थे। लेकिन उनके लिए अलग स्टडी करना ज़रूरी है, उनके लिए उन नाटकों की शैली आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए उनको हम अगले वीडियो में ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर रंगमंच है या स्टेज है वो है प्रोसेनियम स्टेज, जिसको कमानी रंगमंच भी कहा जाता है। क्योंकि नाटक का जो स्टेज होता है वो एक कमान के अंदर होता है और ऑडियंस नीचे बैठती है। ऑडियंस और स्टेज के बीच में, ऑडियंस और परफॉर्मर्स के बीच में एक बहुत एस्थेटिक डिस्टेंस मद्देनजर रखते हुए उनको सेपरेट किया जाता है। जो स्टेज होता है वो ग्राउंड से 5 से 6 फीट एलिवेटेड होता है, ऊंचा होता है और एक कमान होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कमानी रंगमंच। ऑडियंस थोड़ा सा नीचे होता है, हालांकि नीचे पीछे की तरफ ऑडियंस की हाइट बढ़ती चली जाती है और पूरे ऑडिटोरियम में 1/3 होता है, ऑडियंस के 1/3 होता है बालकनी। और ये जो स्टेज होता है वो रेक्टेंगुलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन प्रोसेनियम या कमानी रंगमंच आजकल के ज्यादातर ऑडिटोरियम्स में होता है, बहुत पॉपुलर फॉर्म है। 17वीं शताब्दी के बाद प्रोसेनियम स्टेज या कमानी रंगमंच बहुत लोकप्रिय हो गया था। लेकिन पहली बार इसे इटाली के फ्लोरेंस के पैलेस में बॉन्टेलिनी करके एक शख्स ने कंस्ट्रक्ट किया था 1586 यानी 1586 में। तो दैट इज हाउ द प्रोसेनियम स्टेज स्टार्टेड। अरेना ARENA या मंडलाकार स्टेज हिंदी में। इस स्टेज की खासियत यह है कि यहां पे प्रेक्षक रंगमंच के चारों तरफ होते हैं एंड द स्टेज इज इन द सेंटर। सेंटर में स्टेज होता है और प्रेक्षक स्टेज के चारों तरफ बैठते हैं, फिर वो पीछे की तरफ वो एलिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन इस एरेना स्टेज की तरह वजह से ऑडियंस और परफॉर्मर्स के बीच में एक बहुत अच्छी नज़दीकी या इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस और परफॉर्मर्स के बीच में उनको बाइफोकेट करने वाली कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होती है। ऐसा लगता है कि वहाँ जो घटित हो रहा है वो हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एरेना स्टेज की बड़ी खासियत है और इसका पहली बार इस्तेमाल अमेरिका के
टेक्सास के डलास में 1947 में मार्गो जोन्स नामक एक शख्स ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1950s में वो पॉपुलर होता चला गया, एंड दैट इज हाउ एरेना स्टेज इज नाउडेज also very unique and special because it creates an intimacy between the performers and the audience. थ्रस्ट स्टेज की खासियत यह है कि प्रोसेनियम और अरेना, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें थ्रस्ट स्टेज में कंबाइंड मिलते हैं। एक ये है कि रंगमंच के पीछे एक दीवार होती है या एक स्पेस होती है या एक आइसोलेशन होती है जिसमें से ऑडियंस और नेपथ्य या जो एक्टर्स की बैकस्टेज स्पेस है उसमें एक डिवीजन होता है, और वहां से ही एक्टर्स एंट्री या एग्जिट्स करते हैं या कुछ एलिमेंट्स अगर रंगमंच पे लाना है तो लाते हैं। लेकिन अगला जो स्टेज होता है वो बड़ा एक्सटेंडेड होता है और स्टेज के तीनों तरफ ऑडियंस बैठती है। ये खासियत है थ्रस्ट स्टेज की, तीनों तरफ ऑडियंस और रंगमंच की पिछली की तरफ है नेपथ्य या मेकअप रूम्स या बैक स्टेज। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ थ्रस्ट स्टेज। हालांकि ऑडियंस के साथ इंटीमेसी इसमें भी हम हासिल कर सकते हैं, और ये फॉर्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत लोकप्रिय रहा। ऐसे बहुत सारे थ्रस्ट स्टेजेस अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बनाए गए थे, लेकिन आजकल जो पॉपुलर हैं वो है मिनियोपोलिस का जो एक थिएटर है गुथरी, वो है, या फिर कनाडा में एंटोरियो या स्ट्रैटफोर्ड थिएटर जो थ्रस्ट स्टेज के लिए बहुत पॉपुलर हैं और ऐतिहासिक भी हैं। सो मुंबई में भी मेरे ख्याल से अगर भारत की बात करें तो मुंबई में जो हमारा पृथ्वी थिएटर है वो थ्रस्ट स्टेज है, ऐसा कहा जा सकता है। मैंने भी पृथ्वी थिएटर में पृथ्वी के स्टेज पे परफॉर्म किया है। एक था चेतन दातार द्वारा दिग्दर्शित नाटक श्याम सखी, और दूसरा मंटो की जो शॉर्ट स्टोरी थी ठंडा गोश्त, उसके ऊपर मैं एक सोलो परफॉर्मेंस करता था। इसके शोज मैंने पृथ्वी थिएटर में मुंबई में किए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट थ्रस्ट स्टेज। काफी सारे लोगों को पता नहीं हो, वो है ब्लैक बॉक्स, यानी एक संदूक, काली संदूक। एक ऐसी स्पेस होती है जो चारों तरफ से इनक्लोज्ड है, ज्यादातर रेक्टेंगुलर होती है, ऊंची होती है, हाइटेड होती है, और उसमें कुछ नहीं होता, एक एम्प्टी स्पेस होती है। लेकिन वो अंदर से मोस्टली काले रंग से पेंट की जाती है, और उसमें स्टेज या ऑडियंस में ज्यादा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। लाइट बार्स ऊपर या नीचे या हर जगह लगे हुए होते हैं, और नाटक के डिजाइन के मुताबिक परफॉर्मिंग स्पेस डिफाइन की जाती है, और उसके हिसाब से ऑडियंस स्पेस डिफाइन की जाती है कि ऑडियंस कहाँ बैठेगी, किसी नाटक में ऑडियंस इस तरफ बैठेगी, किसी नाटक में इस तरफ। लेकिन जो भी होता है वो उस काली रंगे हुए एक बड़े से इनक्लोज्ड स्पेस में होता है। ये स्पेस चारों तरफ से इनक्लोज्ड होता है, बाहर से रोशनी आने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, और इस वजह से एक बहुत इंटीमेट परफॉर्मेंस और स्पेस हम ब्लैक बॉक्स में कर सकते हैं। और ज्यादातर ऑडियंस कैपेसिटी 90 से 200 तक होती है। लंदन के रॉयल नेशनल थिएटर का जो एक ब्लैक बॉक्स है, कॉटसोल थिएटर, वो बहुत लोकप्रिय है। 1960s के बाद ब्लैक बॉक्स स्टेज
बहुत पॉपुलर हो गया था। स्टेज का अगला प्रकार है एनवायरमेंटल थिएटर या फिर पर्यावरण थिएटर जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कोई भी रंगमंच होता नहीं। हालांकि ऑडियंस होती है और ऑडियंस कहीं पे भी खड़ी रह सकती है, बैठ सकती है और नाटक देख सकती है। तो फिर ये स्पेसेस कौन से होते हैं परफॉर्म किए जाने वाले? कई बार पार्किंग स्पेसेस में या रास्ते पर या होटल के किसी कोने में या स्टेयरकेसेस में या पेड़ के नीचे किसी जंगल में या नदी के किनारे या फिर झरने के किनारे या पुरानी बिल्डिंग में या किसी खंडहर में, ऐसी जगहों पर नाटक किया जाता है और ऑडियंस उसे एंजॉय भी करती है। इस तरह के स्टेजेस में एक और खासियत होती है कई बार कि प्रेक्षकों को भी उस नाटक में शामिल किया जाता है स्पॉन्टेनियसली। जैसे कोई सीन हो तो फिर परफॉर्मर ऑडियंस को जाके उनसे बात करेगा और उसको सीन का एक भाग बना लेगा। तो ये बहुत ही इंटरैक्टिव और लाइवली स्पेस जिसे हम कह सकते हैं वो है। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल और मुझे भी ये एनवायरमेंटल थिएटर बहुत पसंद आता है। और दो छोटे छोटे स्टेज के प्रकार हैं, वो है बूथ स्टेज या एलाइस स्टेज, जिसमें कई बार कई थिएटर कंपनीज या थिएटर ग्रुप्स इसका इस्तेमाल स्पेस के फ्रीडम को लेकर करते हैं। जैसे कोई मेन प्रीमाइसेस है तो उसके बाहर एक पर्दा लगाया जाता है छोटा सा, और पर्दे को थ्रस्ट की तरह इस्तेमाल करके पर्दे के पीछे से एंट्री और सामने एक थोड़ा सा स्टेज स्पेस जो शायद एलिवेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ऑडियंस इज अराउंड यू एंड यू आर डूइंग अ परफॉर्मेंस देयर। और अलाई स्टेज में भी ऐसा होता है कि ऑडियंस आपके दोनों तरफ है और सेंटर में आप एक स्पेस क्रिएट करके परफॉर्म कर रहे हो, एंट्री एग्जिट्स कर रहे हो। जैसे ये ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में या फिर होटल्स के स्टेयर केसेस में या किसी भी बिल्डिंग में ऐसे तरह के स्टेजेस निर्माण किए जाते हैं। और अलाय और बूथ स्टेज की खासियत यह है कि एक बार आपका नाटक हो गया तो फिर आप वो जो पर्दा लगा हुआ है या छोटे छोटे आपने जो नेपथ्य की जो प्रॉपर्टीज जो लाई हैं वो आप अपने साथ लेकर वापस जा सकते हो। सो दैट वाज अबाउट बूथ स्टेज एंड अलाय स्टेज। तो ये रंगमंच के या स्टेज के जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रकार हैं वो आज हमने डिस्कस किए। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हम नाटक को लेकर जो नए थिएटर एंथुजियास्ट्स को कुछ जानकारी दे, ऐसे एलिमेंट्स लेकर हम वापस आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।